राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। देखो, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था जैव प्रक्रम। ठीक है, मैंने इसकी पहली वीडियो अपने चैनल पर डाल दी थी। आई होप कि आपने वो देखी भी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। लेकिन बात यह है कि ये चैप्टर अभी अधूरा है। ठीक है, अब हम इसको पूरा करते हैं। आइए देखते हैं। हमने अमीबा में पोषण तक इस पाठ को पढ़ लिया था कि अमीबा किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, किस तरीके से नहीं करता है। देखो, अमीबा के छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिनको पादप कहते हैं। जब ये सूक्ष्म जीवों को देखता है तो उसको चारों ओर फैला के सीधे खाद्य खाने में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। आगे हम पाचन पढ़ रहे थे, पोषण पढ़ रहे थे प्राणियों में। ठीक है, पादपों में पोषण हमने पढ़ लिया, अमीबा में पोषण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मानव में पोषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव में पोषण, जिसका चित्र मैंने पहले ही बना दिया है कि मानव में पाचन इस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। तो देखो, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने पहले से कुछ चीजें हैं उनको जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? मानव में पाचन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव में पाचन, किसमें? मानव में पाचन। ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि मानव में पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही समझते हैं कि पाचन होता क्या है। ठीक है, देखो पाचन क्या होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आप लोगों ने भोजन किया, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारी की सारी चीजें ली जाती हैं। इनको ये क्या कहलाते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ। इन जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, लाला ग्रंथि है, इनके द्वारा कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। इनके द्वारा भोजन को सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखो, लिखते हैं पाचन की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखते हैं? पाचन की परिभाषा। देखो, पाचन क्या होता है कि जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना, कि जैसे ही हमने भोजन किया, भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थी, वसा थी, ये सारे के सारे जटिल रूप में थे। कैसे थे? जटिल रूप में थे। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किसके द्वारा तोड़ा जाता है? एंजाइमों के द्वारा तोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, मानव में पाचन किसके माध्यम से होता है? तो जो मानव में पाचन होता है, देखो मानव में पाचन आहार नाल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? आहार नाल के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? मानव में पाचन पढ़ रहे थे, पाचन हमने पढ़ लिया कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और मानव में पाचन किसके माध्यम से होता है भैया? आहार नाल के माध्यम से होता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? देखो, मानव में पाचन किसके माध्यम से होता है? आहार नाल के माध्यम से होता है। और ये आहार नाल एक पाइप के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पाइप या नली होती है ना, उसके जैसा होता है। ठीक है, तो आहार नाल की जो लंबाई है, आहार नाल की जो लंबाई है, ये 8 से 10 मीटर होती है। इतना बड़ा ये पाइप होता है और ये हमारे मुंह से स्टार्ट होकर मल द्वार तक जाता है। बात समझ में आ रही है? मानव में पाचन किसके माध्यम से होता है बेटा? आहार नाल के माध्यम से होता है। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे
कि ये 8 से 10 मीटर जो लंबा आहार नाल है ये कौन कौन से भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो आहार नाल के भाग क्या पढ़ेंगे अब हम, आहार नाल के भाग, आहार नाल। ठीक है, आहार नाल के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6। पहला होता है मुख। कौन सा होता है पहला? मुख, जो कि ये रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? ग्रसनी। कौन सी आती है दूसरे नंबर पर? ग्रसनी, जो ये रही आपकी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आमाशय। क्या आता है? आमाशय। पांचवें नंबर पर आता है, सॉरी, चौथे नंबर पर छोटी आंत। क्या आती है? छोटी आंत। फिर आती है बड़ी आंत। कौन सी आंत आती है? बड़ी आंत। और फिर आता है मल द्वार। क्या आता है? मल द्वार। इस तरीके से आहार नाल बटा हुआ होता है। आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये पहले नंबर पर आ गया मुख, ये दूसरे नंबर की है ग्रसनी, ये तीसरे नंबर का आमाशय, और ये चौथे नंबर की छोटी आंत हो गई, पांचवें नंबर की ये बड़ी आंत हो गई, छठे नंबर का ये गुदा द्वार या मल द्वार हो गया। अब इसमें 3 चीजें बच जाती हैं। ये तो यकृत है जो ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत है। ये अग्नाशय है, ये भी ग्रंथि है। ये होता कहाँ है? आमाशय के जस्ट नीचे होता है। और ये जो बच गया है पित्ताशय, ये क्या होता है कि यकृत से जो रस आता है, पित्त रस, उसको स्टोर करने का काम करता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा पित्ताशय में क्या पड़ गई, पथरी वगैरह हो जाती है ना, तो ये वही पित्ताशय है। ठीक है, ये कहाँ होता है? यकृत के जस्ट पास में होता है, आमाशय के ही पास में होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक बार वापस देखते हैं। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? मानव में पाचन। ठीक है, अब मानव में पाचन पढ़ रहे थे। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पाचन किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है 1 नंबर का, कि पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया ना, शेयर भी नहीं की होगी वीडियो, बेटा कंजूसी मत करो, शेयर करने में शेयर करते रहो। आगे देखो, पाचन समझ में आ गया कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। फिर वापस पढ़ते हैं कि मानव में पाचन आहार नाल के माध्यम से होता है। मानव में पाचन किसके माध्यम से होता है? आहार नाल के माध्यम से। और आहार नाल की लंबाई आपको पता है ही, 8 से 10 मीटर होती है। अब आहार नाल के भाग कितने होते हैं? देखो, आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मुख, दूसरे नंबर पर ग्रसनी, तीसरे नंबर पर आमाशय, चौथे नंबर पर छोटी आंत, पांचवें नंबर पर बड़ी आंत और छठे नंबर पर मलद्वार होते हैं। भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मलद्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम इस आहार नाल के एक एक भाग को पढ़ते हैं। पहले मुख को पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी को पढ़ेंगे, फिर आमाशय को, फिर छोटी आंत को, फिर बड़ी आंत को, फिर मल द्वार को पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होता है, फिर लिख लेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मुख के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मुख के बारे में पढ़ते हैं। जो मुख है हमारा, मुंह है, सबसे पहले भोजन का पाचन शरीर के कौन से अंग में होता है? मुंह में होता है। सर्वप्रथम पाचन, सर्वप्रथम पाचन मुख में होता है। कहाँ पर होता है? मुख में होता है। और भोजन को, किसको? भोजन को शरीर के अंदर, शरीर के अंदर या मुंह के अंदर ग्रहण करना, ग्रहण करना अंतर ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर ग्रहण कहलाता है। बात समझ में आ रही है?
प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें भोजन का सर्वप्रथम पाचन होता है? तो कौन सा अंग है वो? मुख। कौन सा है? मुख। सर्वप्रथम पाचन का होता है, मुख में होता है। और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर ग्रहण कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने भोजन को मुंह के अंदर ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुंह में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो पाए जाते हैं दांत, फिर पाई जाती है जीभ। ठीक है, दांत और जीभ पाए जाते हैं। दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। क्या किया जाता है? काटा जाता है, चीरा फाड़ा जाता है, चबाया जाता है। यहाँ पर जो दांत होते हैं हमारे, देखो दांत कौन कौन से होते हैं? एक तो रदनक होते हैं। कौन से होते हैं? रदनक। दूसरे नंबर पे कृतनक, फिर आते हैं चवर्णक। कौन से आते हैं? चवर्णक। और फिर आते हैं अग्र चवर्णक। इस तरीके से हमारे दांतों के नाम होते हैं। ये सारे के सारे दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या काम करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। दांतों की सहायता से भोजन को चबा लिया जाता है। ठीक है, चबाने के बाद क्या होता है कि जो जीभ है, फिर दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? जीभ का। जीभ स्वाद का पता लगाती है। जीभ किसका पता लगाती है? स्वाद का पता लगाती है। और स्वाद का पता किसके द्वारा लगाती है? जीभ में बहुत सारी लाखों की संख्या में स्वाद कलिका होती है। क्या होती है? स्वाद कलिका होती है, जिसके द्वारा जीभ स्वाद का पता लगाती है। बात समझ में आ रही है कि मुंह के अंदर क्या, मुंह सर्वप्रथम भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। और भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। जैसे ही भोजन को ग्रहण किया, दांतों की सहायता से भोजन को चबाया गया। ठीक है, और जीभ की सहायता से उसका स्वाद पता लगाया गया। अब दांत कौन कौन से होते हैं? रदनक, कृतनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ये सब काम क्या करते हैं? भोजन को चीरने, फाड़ने और चबाने का काम करते हैं। फिर आती है जीभ। ठीक है, जीभ के द्वारा क्या किया जाता है? स्वाद का पता लगाया जाता है। अब स्वाद का पता जीभ के द्वारा कैसे लगाया जाता है? जीभ के अंदर क्या होती है? स्वाद कलिका। क्या होती है? स्वाद कलिका होती है, जो स्वाद का पता लगाती है। अब देखो, हम ये भी देखेंगे कि जीभ के कौन से भाग द्वारा कौन से स्वाद का पता लगाया जाता है। ठीक है, हाँ तो इधर देखो, लगभग जीभ यहीं देखते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं। जीभ क्या लेती है? स्वाद। किसके द्वारा? स्वाद कलिकाओं द्वारा। ठीक है, अब देखो लगभग जीभ की आकृति ऐसी नहीं होती। ये तो कुछ ज्यादा ही वो बन गई। लगभग जीभ की आकृति ऐसी होती है। तो जीभ का ये वाला अगला हिस्सा है ना, यहाँ से ये वाला, ये आगे का हिस्सा, ये तो मीठे का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? मीठे का। अगर कोई चीज मीठी होगी, उसको जैसे ही जीभ पर रखेंगे हमें तुरंत पता चल जाता है कि उस चीज कैसी है? मीठी। और जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये यहाँ का, ये पीछे वाला, ये हमें पता लगाता है कड़वे का। किसका पता लगाता है? कड़वे का पता लगाने में मदद करता है। कोई भी चीज कड़वी हमें कब महसूस होगी? जब हम उसको अंदर ग्रसने के अंदर निगलने वाले होंगे तब। और जो ये आपके पार्श्व वाले किनारे बच गए ना, ये वाले, ये नमकीनी स्वाद का पता लगाते हैं। किसका? नमकीनी स्वाद का पता लगाते हैं, या फिर तीखे का पता लगाते हैं। जब भी हमें तीखा ज्यादा लगता है तो जीभ के किनारों की ओर ही ज्यादा लगता है। तो ये बात समझ में आई। जीभ का हम किसका करते हैं? स्वाद का। स्वाद कैसे पता करते हैं? स्वाद कलिकाओं के द्वारा। और जीभ के आगे वाले हिस्से से मीठे का स्वाद, पीछे वाले हिस्से से कड़वे का स्वाद, और पार्श्व जो बगल वाले भाग होते हैं इनके द्वारा नमकीन या तीखे का पता लगाया जाता है। अब देखो, इसके अलावा मुख में लाला ग्रंथि भी पाई जाती है। मुख में क्या पाई जाती है? एक लाला ग्रंथि।
लाला ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा लार रस का श्रावण होता है। कौन से रस का श्रावण होता है? लार रस का श्रावण होता है। अर्थात मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लाला ग्रंथि। ये लाला ग्रंथि लार का श्रावण करती है। बात समझ में आ रही है? देखो देखो मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाला ग्रंथि पाई जाती है जो किसका श्रावण करती है? लार रस का श्रावण करती है। इस लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को किसको? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। बात समझ में आ रही है? मुंह के अंदर एक तो दांत पाए जाते हैं और जीभ पाई जाती है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है और जीभ की सहायता से भोजन का स्वाद लिया जाता है। इसके अलावा जीभ के द्वारा भोजन में क्या मिलाई जाती है? लार मिलाई जाती है। जीभ के द्वारा भोजन में क्या मिलाई जाती है? लार मिलाई जाती है। अब लार का श्रावण लाला ग्रंथि के द्वारा होता है। इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। ये बात समझ में आई? अब आगे देखो, आगे देखते हैं कि ये जो जीभ है, जीभ के कार्य, किसके कार्य? जीभ के कार्य, कि जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला तो ये कि भोजन में लार मिलाना। क्या? भोजन में लार मिलाना, ठीक है। दूसरा कार्य ये स्वाद पता लगाना। स्वाद पता लगाना। बात समझ में आ रही है ना? जब भी हमको भोजन करना है, हमें भोजन हमेशा चबा चबा कर खाना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खा लिया मोटे मोटे टुकड़ों में, नहीं। अगर हम मोटे मोटे टुकड़ों में भोजन को निगलने की कोशिश करेंगे तो उसमें सही तरीके से क्या नहीं मिलेगी? लार। और लार नहीं मिलेगी तो भोजन का पाचन होने में टाइम में लगेगा। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला भाग था, मुख, जिसका काम यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? मुख में। और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। मुख के अंदर क्या क्या होते हैं? दांत और जीभ होती है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। दांतों की सहायता से क्या किया जाता है? भोजन को चबाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है जीभ का। जीभ स्वाद का पता लगाती है। स्वाद का पता कैसे लगाती है? उसके अंदर स्वाद कलिकाएं होती है जिसके द्वारा वो स्वाद का पता लगा लेती है। आगे देखो, जीभ के आगे वाले हिस्से के द्वारा मीठे का और पीछे वाले के द्वारा कड़वे का और पार्श्व किनारे नमकीन या तीखे का पता लगाते हैं। इसके अलावा हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाला ग्रंथि पाई जाती है जो लार रस का श्रावण करती है। इस लार रस में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जीभ के कार्य। जीभ भोजन में लार मिलाती है और स्वाद का पता लगाती है। देखो, ये जो लार है ये कीटाणुओं को भी नष्ट करती है, जीवाणुओं को भी क्या करती है? नष्ट करती है। भोजन के साथ जो भी जीवाणु आ जाते हैं ना, उनको नष्ट करने का कार्य भी किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे दूसरे भाग के बारे में, ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर मुख आ गया, दूसरे नंबर पर आती है ग्रसनी। कौन क्या आती है? ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ही भोजन में लार मिली थी, भोजन कैसा हो गया था? लसलसा। भोजन कैसा हो गया था? लसलसा हो गया था। बात समझ में आ रही है? भोजन में लार मिली, भोजन कैसा हो गया? लसलसा। अब इसके बाद क्या होता है कि भोजन मुख में ये सब काम होने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रसनी में। कहाँ चला जाता है? भोजन ग्रसनी में चला जाता है। अब देखो ग्रसनी कैसे होती है? इस तरीके से ग्रसनी होती है। इस तरीके से ग्रसनी होती है। इसमें यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है और इस तरीके से छल्ले उपस्थित होते
हैं, क्या उपस्थित होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं। ये आगे वाला भाग, तो आगे वाला जो भाग है इसको आहार भाग कहते हैं या आहार नली कहते हैं, और ये पीछे वाला भाग है इसको श्वसन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर देखो, ये जो मुख था, मुख कंप्लीट हो गया। अब भोज यहाँ पर ये ग्रसनी है, ग्रसनी के यहाँ पर कंठ है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला कंठ है। यहाँ पर एक एपिग्लोटिक्स लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिक्स। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिक्स नाम का एक ढक्कन लगा हुआ होता है। इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ बना दिया। आगे वाला भाग आहार नली, पीछे वाला भाग है श्वसन नली। अब ये एपिग्लोटिक्स एक मांसल भाग होता है जो ढक्कन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, ढक्कन की तरह कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही भोजन आता है तो ये इस वाले भाग से हटकर, किससे, आहार नली से हटकर श्वसन नली पर चला जाता है, जिससे कि भोजन केवल किस में जाता है, आहार नली में जाता है। अब यहाँ पर ये जो छल्ले से लगे होते हैं, इनके द्वारा भोजन किस तरीके से नीचे जाता है, देखो कैसे जाता है कि हाँ, इस ग्रसनी में एक गति होती है जिसे क्रमानु कुंचन या संकुचन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमानुकुंचन या संकुचन गति कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ये आहार नली है, ये वाली, ये ऊपर से तो सिकुड़ती है और नीचे से क्या होती है, जैसे ये समझो कि ये क्या है, एक आहार नली है। ये क्या है, आहार नली है। अब इसमें क्रमानुकुंचन गति क्या होगी, जैसे ये पाइप है, ठीक है। अब एक बार क्रमानुकुंचन गति के दौरान ये ऊपर से तो सिकुड़ता है और नीचे से ऐसे खुलता है। फिर ये एक यहाँ आ गया भोजन, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, जिससे भोजन क्या है, बिना रुके कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। बात समझ में आ गई। केवल ग्रसनी का यही काम होता है कि ग्रसनी के द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। अब भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए ग्रसनी के द्वारा क्रमानुकुंचन या संकुंचन गति का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसनी में पाचन। अब हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। किसमें पाचन पढ़ेंगे, आमाशय में पाचन। देखो तीसरे नंबर पर आता है आमाशय। कौन सा आता है, आमाशय। आमाशय में भोजन ग्रसनी के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, ग्रसनी के द्वारा, ठीक है। ग्रसनी के द्वारा भोजन कहाँ आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। आमाशय जो होता है ये एक पेशीय अंग है। कौन सा अंग है, पेशीय अंग होता है। आमाशय एक पेशीय अंग होता है। इसकी जो भित्ति होती है, क्या होती है, भित्ति, ठीक है। भित्ति पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का श्रावण किया जाता है। कौन से रस का श्रावण किया जाता है, जठर रस का श्रावण किया जाता है। इस जठर रस के अंदर जल, HCl, श्लेष्मा, पेप्सिन आदि एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, आदि एंजाइम पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। भोजन ग्रसनी के द्वारा आमाशय में आ जाता है। आमाशय एक पेशीय अंग है। आमाशय के भित्ति के अंदर जठर ग्रंथि उपलब्ध होती है। आमाशय की भित्ति पर जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का श्रावण करती है। जठर रस के अंदर जल, HCl, श्लेष्मा, पेप्सिन आदि एंजाइम पाए जाते हैं, या फिर ये चीजें पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है। इस HCl अम्ल की वजह से, इस HCl अम्ल की वजह से
इस जठर रस की प्रकृति कैसी, वजह से जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलना और समझते चलना। अब आमाशय में पढ़ रहे थे, ग्रसनी के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचाया जाता है। आमाशय एक पेशीय अंग है। आमाशय की भित्ति पर जठर ग्रंथि उपस्थित होती है जो जठर रस का श्रावण करती है। जठर रस में HCl, जल, श्लेष्मा, पेप्सिन आदि चीजें पाई जाती हैं। HCl अम्ल की वजह से जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आगे देखो, आमाशय में भोजन किसमें? आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे रहता है। बात समझ में आई? आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब हम पढ़ेंगे HCl अम्ल के कार्य। HCl के कार्य, HCl के क्या क्या कार्य होते हैं? नंबर 1 कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरे नंबर का कार्य होता है कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। तीसरे नंबर पर होता है कि एंजाइमों को सक्रिय करना। किसको? एंजाइमों को सक्रिय करना। बात समझ में आ रही है? क्या क्या पढ़ा हमने कि ग्रसनी के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचाया जाता है। आमाशय एक पेशीय अंग है। आमाशय की भित्ति पर जठर ग्रंथि उपस्थित होती है जो जठर रस का श्रावण करती है। इस जठर रस में HCl, जल, श्लेष्मा, पेप्सिन आदि पाए जाते हैं। HCl अम्ल की वजह से जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ तक बात समझ में है? इसके अलावा देखो HCl के कार्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि HCl अम्ल के क्या कार्य हैं। तो HCl अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है। यहाँ पर ये जो पेप्सिन है ये, और एक रेनिन एंजाइम होता है जो बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। वयस्कों में इसका अभाव होता है। वयस्कों में क्या होता है? इसका अभाव होता है। ये जो रेनिन एंजाइम है केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? केसीन प्रोटीन का। जो किस में पाई जाती है? केसीन दूध में पाई जाती है। और दूध सबसे ज्यादा कौन पीते हैं? बच्चे पीते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा रेनिन किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों एंजाइम निष्क्रिय होते हैं जिनको HCl सक्रिय करने का कार्य करता है। यहाँ से बात समझ में आई? हाँ, अब ये देखो, जो ये पेप्सिन है, जब HCl इस पेप्सिन को सक्रिय कर देता है तो ये प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसको साथ साथ में उतारते हुए रहना कि आमाशय में ग्रसनी के द्वारा भोजन आता है। आमाशय एक पेशीय अंग है। इसकी भित्ति पर जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का श्रावण करती है। जठर रस में HCl, जल, श्लेष्मा, पेप्सिन आदि एंजाइम पाए जाते हैं। अम्ल की वजह से जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। HCl के कार्य भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना,
एंजाइमों को सक्रिय करना होता है। इसके अलावा प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। आगे पढ़ते हैं भोजन का छोटी आंत में पाचन। इतना सब कुछ आमाशय में होने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं छोटी आंत कैसे पाचन करती है, कैसे नहीं करती है। इसे पूरे के पूरे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो वो ही छोटी आंत है। कौन सी आंत है? छोटी आंत होती है। और इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। बात समझ में आ रही है ना? नाम कैसा है? छोटी आंत, लेकिन है सबसे लंबी। बात समझ में आ रही है ना? ये नहीं उतारा तो उतार लो, मैंने वैसे कई बार बोल दिया है, एक वैसे लिखोगे तो ठीक है। देखो किसके बारे में पढ़ते हैं अब हम? छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। भोजन आमाशय से, भोजन कहाँ से? आमाशय से छोटी आंत के, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? ग्रहणी भाग में आता। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर करो फिर आने लग जाएगी। देखो छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन आमाशय से कहाँ आता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। और इस ग्रहणी भाग में अब आगे लिखोगे यहाँ पर वसा का पायसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है, अर्थात वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बात समझ में आ रही है? आमाशय से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। यहाँ पर वसा का पाचन होता है, वसा का पायसीकरण होता है, अर्थात वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वसा के पाचन में आगे देखो, वसा के पाचन में पित्त रस मदद करता है। पित्त रस मदद करता है। बात समझ में आ रही है ना? वसा के पायसीकरण में पित्त रस मदद करता है। इसके अलावा छोटी आंत, छोटी आंत यकृत व अग्नाशय से रस प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? रस प्राप्त करती है। यकृत से तो पित्त रस प्राप्त करती है, पित्त रस, ठीक है, जो किसमें संग्रहित रहता है? पित्ताशय में। किसमें संग्रहित रहता है? पित्ताशय में संग्रहित रहता है। और ये पित्त रस किसका पाचन करने में सहायता करता है? वसा के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय है, अग्नाशय के द्वारा लाइपेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमिलेस एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। किस कौन कौन से? लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमिलेस एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है?
ये एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा और यकृत द्वारा पित्त से प्राप्त किया जाता है, जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखो, ये इतना सब होने के बाद भोजन को छोटी आंत के अगले भाग में भेज दिया जाता है, जहां पर अंगुली के जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा पचित भोजन को इन दीर्घ रोमों की सहायता से रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त में मिला दिया जाता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। इसको ऐसे के ऐसे उतार लो। बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत से भोजन लिखो। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है। कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। यहाँ भोजन से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा अपचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय में भेज दिया जाता है, जहां मल द्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। बात समझ में आई? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो गया था। यहाँ से जो भी एंजाइम थे उनके द्वारा पाचक करने के बाद दीर्घ रोम के द्वारा रक्त में मिला दिया गया था, और उसके बाद जो अपचित भोजन था कहा जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अपचित भोजन से क्या किया जाता है? जल का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है, जब मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। आप लोगों को पाचन तंत्र समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो आगे देखते हैं। पहले इसको उतार लो। देखो,
अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है? देखो, श्वसन होता ये है कि वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के उपयोग के बाद CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। आइए देखो, देखते हैं श्वसन। वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। देखो, श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। देखो, वायवीय श्वसन क्या होता है कि ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है तथा 38 ATP ऊर्जा देता है तथा अन्य उत्पाद इसका क्या होता है? जल होता है। बात समझ में आ रही है? आप तो केवल इतना याद रखना, वायवीय श्वसन कि ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। अब इस वायवीय श्वसन में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 38 ATP ऊर्जा व जल बनाता है। अब ये ATP क्या है? ऊर्जा एकत्र करने की इकाई, ऊर्जा एकत्र करने वाली इकाई होती है। बात समझ में आ रही है? ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। कितनी ATP? 38 ATP ऊर्जा बनती है। ये बात समझ में आई? आगे देखो, अवायवीय श्वसन। क्या पढ़ेंगे? अवायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जिसमें वायु नहीं होती। ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन में 6 कार्बन वाले पायरुवेट का विखंडन 3 कार्बन वाले पायरुवेट में होता है। ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन में 6 कार्बन वाले पायरुवेट का विखंडन 3 कार्बन वाले पायरुवेट में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में, जो बाद में एल्कोहल में बदल जाता है। जो बाद में किसमें बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। 6CO2 C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एल्कोहल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर देती हैं। जब इसको ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका विखंडन कर देती है? ग्लूकोज का विखंडन कर देती है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से कि कभी कभी हमारी मांसपेशियां भी अवायवीय श्वसन करती है, जिस दौरान लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण पैर दर्द करने लगते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारे जो वीडियो है या फिर ये वीडियो है, इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? आज इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मानव में श्वसन। श्वसन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मानव में श्वसन बचा है, मानव में वहन बचा है, मानव में उत्सर्जन और पेड़ पौधों में उत्सर्जन। ये 4 चीजें हैं, इनको हमें अगली वीडियो में कवर अप करेंगे।